नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हमारे YouTube चैनल वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा, हिंदी वर्णमाला के माध्यम से हमने आपको उसको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से जो है वर्णमाला को आप समझें, किस तरह से उसको देखें कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। उसी क्रम में जो हमारी पिछली कक्षा हुई थी वो स्वर के जो उसके संपूर्ण भेद हैं उन पे उसकी चर्चा हुई थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे कि व्यंजनों का किस प्रकार से विभाजन किया गया है और उनका उच्चारण किस प्रकार से होता है, उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि व्यंजनों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है, 33 निर्धारित की गई है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद हो गई होगी कि व्यंजनों की संख्या 33 है। अब देख लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन, एक तो होता है हमारा कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पर्शी व्यंजन में कंठ से क्या होता है, तालु से क्या होता है। मतलब जो हमारा कंठ है वहाँ को स्पर्श करते हुए, ठीक है ना, जो कंठ है, कंठ से जो निकलेगी हवा उसको स्पर्श करते हुए। तालु मतलब जो ऊपर का हिस्सा है, जीभ के ऊपर का हिस्सा है, ठीक, मूर्धा जहाँ पे जीभ मुड़ जाती है थोड़ा, तालु के पास से जीभ मुड़ती है। दंत मतलब जो हमारे दांतों के स्पर्श होने से, ओठ मतलब ओठों से जो उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इसका विभाजन किया गया है और इसको स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? जो हमारे 5 वर्ग विभाजित किए गए हैं इनका जो प्रथम वर्ण है, ठीक, जैसे क ख ग घ ङ, तो उसका जो प्रथम वर्ण है उसी के आधार पर इसके वर्ग विभाजित कर दिए गए हैं और इसका इसीलिए नाम रख दिया गया कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनकी संख्या जो है हमारी कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि इनकी संख्या 25 है। तो इसमें क ख ग घ अंगा, ठीक है, अंगा, च छ ज झ इया। इया आप लोग सही से बनाइएगा, बहुत लोग उसको आ बना देते हैं, तो उस पर ध्यान रखिएगा लिखते समय, क्योंकि जब आप कोई वाक्य लिखते हैं या किसी विषय पर आप लिखते हैं तो अगर वहाँ पे इस तरह के शब्दों का आप गलत प्रयोग करेंगे तो आपके परीक्षा में आपका नंबर काट लिया जाता है। ठीक है ना। फिर टा वर्ग हमारा आता है ट, ठ, ड, ढ, ड़। फिर इसके बाद ता, था, दा, धा, ना। फिर प, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वर्णों की जो स्पर्शी व्यंजन है, जो व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, उनकी संख्या 25 हो जाती है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे इनको जब हम जोड़ते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 25। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ता का किस स्पर्श, ता का उच्चारण जो है कहाँ से होता है, तो अगर ये पूछा जाएगा कहाँ से होता है तो ये दंत से होता है, ठीक है ना। किस वर्ग का है तो ता स्वयं ता वर्ग का है। अगर धा के बारे में पूछा जाता है तो ये भी दंत से इसका उच्चारण होता है, ये ता वर्ग का है। इसी प्रकार अगर जा पूछा जाता है तो जा तालु से इसका उच्चारण होता है और ये चा वर्ग का शब्द है। तो इस तरह से उसके जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो विविध प्रकार के हो सकते हैं। उनकी प्रकृति जो है अनेक प्रकार सी होती है, लेकिन अगर आप इस तरह से उसका अध्ययन करेंगे वर्णमाला का, तो किसी भी तरीके से अगर आपका कोई प्रश्न आता है तो आपका वो गलत नहीं होगा। ठीक। दूसरा विभाजन जो होता है कि अंतस्थ व्यंजन, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है। ठीक। तो 4 में क्या क्या आ जाता है हमारा? या आता है, रा आता है, ला आता है और वा आता है। इसमें से इनका उच्चारण जो है जीभ, तालु, दंत और ओठ से। या का उच्चारण जीभ, तालु से रा का, दंत से ला का और ओठ से वा का। लेकिन यहाँ पर एक बात और आ जाती है कि जब इनका उच्चारण जीभ, तालु, दंत, ओठ से होता है तो ये परस्पर्श नहीं होते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं ये एक दूसरे को, ठीक है ना।
अगर जैसे या का हम करेंगे तो या का उच्चारण जीभ से तो करेंगे, लेकिन ये स्पर्श कहीं नहीं होगी, स्वतंत्र होगी जीभ। तालु से जब हम रा का उच्चारण करेंगे तो वहां भी जीभ या तालु आपस में स्पर्श नहीं करेगा। इसी प्रकार से जब हम ला बोलेंगे तो हमारे दांत नहीं स्पर्श होंगे। ओठ जब वा बोलेंगे वाह, तो ओठ से तो बोल रहे हैं लेकिन ओठ आपस में मिल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए जो है ये स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो या है और वा है, इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वर्णों में से अर्ध स्वर कौन सा है, ठीक। तो या वा ऑप्शन में कोई ना कोई एक आपको जरूर मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपको दोनों रहे और नीचे कूट मिलाने को दे दे कि 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 या सभी। तो जिस हिसाब से आपका ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप या को और वा को अर्ध स्वर के रूप में अपने उत्तर के रूप में वहां पे चिन्हित करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि ये घर्षण से बोले जाते हैं। जब इनका उच्चारण किया जाता है तो इनका उच्चारण में घर्षण होता है। जब भी हम बोलेंगे तो घर्षण होगा। तो उस दिन जैसे मैंने बताया था कि शा, शा और सा, इन तीनों का उच्चारण लोग एक तरीके से ही करते हैं, सा बोल देते हैं, ठीक। जबकि तीनों के उच्चारण में भिन्नता है। जो शा है इसका उच्चारण तालव्य के रूप में होता है। तालव्य जैसे मैंने यहाँ बताया, तालु से जिस हिसाब से उच्चारण चा, छा, जा, झ, इया का होता है उसी हिसाब से इस तालव्य वाले शा का उच्चारण होता है। फिर जो ये वाला शा है इसका मूर्धन्य रूप में होता है। जीभ हमारी मूर्ति है शा, ठीक है ना, ये मूर्धन्य सा होता है और ये दंत सा होता है। इसमें दांत के सहारे से, दांत से स्पर्श करते हुए सा के रूप में आराम से बोला जाता है, यानी कि शा बोल दें हम, सा, ठीक है। और हा का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, आपके गले से। हा आप दांत या ओठ से बोल के नहीं दिखा सकते हैं, या तो बोल के प्रयास आप खुद कर लीजिए। हा का उच्चारण हा, तो हा क्या है? हमारे गले से निकलती है आवाज, तो इसीलिए इसको कंठ कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेता है कि ऊष्म व्यंजन के स्थान पर संघर्षी व्यंजन दे देता है तो आप इन्हीं चारों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऊष्म व्यंजनों को ही संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम संयुक्त व्यंजन पे। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी हमने उस दिन बताई थी कि इनकी संख्या 4 है, ठीक है। छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 2 वर्णों के मेल से बड़े हैं। जो भी हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं ये हमारे 2 वर्णों के मेल से बने हैं। अब किन किन मेल से बने हैं वो हम देख लेते हैं। अब छा जैसे है तो ये हमारा का और सा, इनके मेल से बनेगा। का के नीचे हलंत लगाएंगे और उसके बाद जो मूर्धन्य वाला सा है वो हमारा का और शा मिलके क्षत्रिय वाला छा बनाएगा। ता और रा मिलके त्रा बनाएगा। जा और इया मिलके ज्ञा बनाएगा और तालव्य शा मिलके और रा मिलके श्रा बनाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ये विभाजन भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सा किन शब्दों से मिलके बना है, ठीक है। छा जो है किन शब्दों से, या त्रा, ज्ञा, श्रा, ये सब किन शब्दों के मेल से बने हैं। तो इनका अगर ध्यान रखेंगे कि ये संयुक्त व्यंजन है और ये किन वर्णों के मेल से बने हैं, तो छा का और शा से मिलके बना है, त्रा, ता और रा से मिलके बना है, ज्ञा, जा और इया से मिलके बना है, श्रा, शा और रा से मिलके बना है। तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होने पाएगा और वर्णमाला की जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी चीज है कि उच्छिप्त व्यंजन। एक हिंदी में जो है हमारे 1-2 व्यंजन और आ जाते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। जब मैंने वर्णमाला की पहली कक्षा ली थी उसमें आपको बताया था कि 2 व्यंजन ऐसे हैं जो ढा और ढा, ठीक है ना, ये उच्छिप्त व्यंजन के रूप में आते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन भी इनको कहते हैं, ठीक है ना। उच्छिप्त का मतलब होता है फेंकना, जैसे ये झटके से बोले जाते हैं, ये बहुत आराम से, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे जब टा, ठा, डा, ढा, यहाँ डा और ढा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ ढा ढा, यहाँ हम फेंकते हैं, उसको झटके से बोलते हैं। और इनका प्रयोग जो है
संस्कृत में नहीं होता है, ये हिंदी के वर्णमाला में इनका प्रयोग होता है। हिंदी के जो अक्षर लिखे जाते हैं और इनको जब लिखा जाता है तो ये कोई भी वर्ण लिखेंगे तो उसके जो शुरुआती वर्ण होता है उसमें नहीं आते, या तो ये मध्य में आते हैं या तो अंत में आते हैं। जैसे अगर हम लिख रहे हैं लड़का, ठीक, लड़का, तो ये जो है हमारा बीच में आ रहा है, पहले नहीं आ सकता है, वो उसका उच्चारण वहाँ पे उसका प्रयोग नहीं होगा। या फिर जैसे हम लिख रहे हैं फड़, तो फड़ में भी ड़ा जो आएगा वो लास्ट में आएगा। एक और शब्द देखते हैं हम, मेढक, ठीक है ना, तो मेढक, मेढक में जो ढा आ रहा है वो हमारा क्या है, उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है, ठीक, ना कि हमारे मूर्धन्य का ये है टा वर्ग का वर्ण है, वो टा वर्ग का वर्ण नहीं है, वो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है जिसका प्रयोग मध्य में या अंत में होता है। अगली चीज क्या है, दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। एग्जाम में बहुत बार आपसे पूछा गया है कि प्रकंपित व्यंजन क्या है, या लुंठित व्यंजन क्या है, या पार्श्विक व्यंजन क्या है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि लुंठित या प्रकंपित मतलब होता है कि जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करेगी, धीरे से, ठीक, रा जब बोलेंगे तो वो लुढ़क कर स्पर्श करती है, झटके से नहीं जाती है, रा लुढ़क कर स्पर्श करेगी। तो रा क्या हमारा हो जाता है, ठीक है, लुंठित हो जाता है। लुंठित, जिसे लुंठित कहते हैं ना कि एक दूसरे से गुथा हुआ, तो लुढ़क कर जाता है, लुढ़क कर उसको स्पर्श करेगा। तो हमारा प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन क्या हो जाएगा, रा, ठीक, इसको याद रखिएगा। और दूसरा क्या है हमारा पार्श्विक व्यंजन, हवा जीभ के बगल से, जो जीभ हमारी उसके बगल से जब हवा निकलती है, जैसे कहेंगे ला, तो जीभ के बगल से, उसके पार्श्व से निकलती है, ठीक है ना, तो वो क्या हमारा हो जाता है, पार्श्विक व्यंजन ला। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से प्रकंपित और लुंठित का अंतर आप समझे रहिएगा। कभी कभी लोग पार्श्विक में रा को टिक करके चले आते हैं और लुंठित में ला को टिक करके चले आते हैं। तो याद करने का भी तरीका है कि अगर लुंठित है तो ला नहीं होगा, ठीक, लुंठित है तो ला नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लुंठित का रा हो जाएगा। और अगर पार्श्विक रा लगा है तो इसमें रा नहीं होगा, पार्श्विक रा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक दूसरे को किसी चीज से रिलेट करके अगर याद करेंगे तो वर्णमाला में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो इस तरह से जो संख्या बताई गई थी 33 ये हो जाता है, जिसमें हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, ठीक, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, ये 33 हो जाता है। उसके बाद 4 संयुक्त, 2 द्विगुण व्यंजन या उच्छिप्त व्यंजन, 2 ये, 1 ये और ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप व्यंजनों को देखेंगे, जो बताए थे उस दिन की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं टोटल, 52, तो उसका निर्धारण आप अब स्वयं से कर सकते हैं कि 52 में स्वर कितने आएंगे और व्यंजन कितने आएंगे। अब इसकी अगली जो कक्षा होगी उसमें जो वर्णों का विभाजन किया गया है, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया था कि एक तो विभाजन किया गया है उच्चारण स्थान की दृष्टि से और दूसरा विभाजन किया गया है उच्चारण रीति के आधार पर, जिसको मैंने बताया था कि उच्चारण की रीति को क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। तो एक तो प्रयत्न के आधार पर निर्धारित किया गया है उनका विभाजन, एक उनके उच्चारण के स्थान के आधार पर निर्धारित किया गया है। तो वो जो अगली कक्षा होगी वो उससे संबंधित होगी। उसके बाद वर्णमाला से संबंधित जितने भी डाउट आपके हैं, जितने भी संदेह आपके, जितनी भी शंकाएं आपके दिमाग में हैं, वो सारी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी और आप वर्णमाला में अब कोई भी प्रश्न आएगा तो आपका वो प्रश्न गलत नहीं होगा। हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।